नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, प्रीलिम्स एग्जाम को मद्देनज़र रखते हुए हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं आर्ट एंड कल्चर का। और वो कैसे, तो क्वेश्चन टॉपिक वाइज हम कर रहे हैं। ठीक है, तो आज जो है तीसरा एपिसोड लेकर के आए हैं और आज भी 5 प्रश्न हम आपके लिए लाए हैं, 5 विभिन्न टॉपिक से संबंधित। तो आज जो है 5 प्रश्न में पहला प्रश्न पर सीधे हम चलते हैं और पहला प्रश्न कहता है, अद्वैत वेदांत के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, कीवर्ड इसका क्या है, अद्वैत वेदांत। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में प्रश्न को कैसे समाधान तक पहुंचना है, इसका अप्रोच हम बेसिकली डेवलप करना चाहते हैं। तो सबसे पहले कीवर्ड देखेंगे, अद्वैत वेदांत की बात की जा रही है, और फिर हम कमांड देखेंगे कि कहा क्या जा रहा है यहाँ, ताकि गलती की गुंजाइश ना रह जाए। तो कहा जा रहा है कि सत्य कथन क्या है, इस पर बात कीजिए। देखिए, 3 स्टेटमेंट है, इसमें कहा जा रहा है कि इसके अनुसार, किसके अनुसार, अद्वैत वेदांत के अनुसार ब्रह्म या आत्मा ही परम सत्य है। ठीक है, इसमें जीव आत्मा और ब्रह्म का कोई पृथक अस्तित्व नहीं है, इसकी बात नहीं की गई है। और इस जो फिलॉसफी है या जो दर्शन है, इसके प्रणेता क्या कौन है, रामानुजाचार्य को माना जाता है। यह कथन दिया गया है, इस पर हम बाद में विचार करेंगे। सबसे पहले हम टॉपिक को देख लेते हैं कि यह टॉपिक क्या है। सबसे पहले इसके बारे में जरा हम अद्वैतवाद के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, यह वेदांत दर्शन से संबंधित माना जाता है और आदि गुरु शंकराचार्य को आप जानते ही हैं, उनके बारे में आपने पढ़ा है। तो वही इस जो दर्शन है अद्वैतवाद, इसके प्रवर्तक माने जा रहे हैं। उन्हें शिव का अवतार भी कहा जाता रहा है। और अहम ब्रह्माष्टमी की जो बात आप सुनते होंगे, वह भी यही इसी दर्शन से निकल करके आता है। अभी समझ लीजिए, यहाँ पर इस दर्शन के अनुसार क्या है, ब्रह्म या आत्मा ही परम सत्य माना गया है और कहा गया है कि जो बदलता नहीं है। आदि गुरु शंकराचार्य कहते थे कि जीवात्मा इससे अभिन्न है और ब्रह्मा से अलग संसार का कोई पृथक अस्तित्व नहीं है। ठीक है, मिथ्या और अविद्या, यानी कि हमें जानकारी नहीं रहती है, ज्ञान का अभाव रहता है और मिथ्या वजह के कारण ही जीव अनेकत्व को देखता है या ब्रह्मा से खुद को अलग देखता है। ठीक है, ज्ञान जीव को देहांतरण और सांसारिक बंधनों के चक्र से मुक्त कराने के लिए परम सत्य तक पहुंचाने में मदद करता है। वह क्या चीज है, तो ज्ञान है। ठीक है, इसे वेदांत द्वारा निम्नलिखित 3 शब्दों में वर्णित किया गया है, सत्य, चित्त, आनंद। यानी कि सत्य की बात की जा रही है, चेतना और आनंद की बात की जाती रही है। तो यह इसका एक मूल चीज हो गया। देखिए, यह टॉपिक क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है, क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, केरल में शंकराचार्य जी का जो गांव है, वहां पर विजिट किए थे। तो यह आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है आर्ट एंड कल्चर में इस साल के लिए। शंकराचार्य से संबंधित कुछ बातें और जानिए कि यहाँ इन्होंने 4 वैदिक मठ की भी स्थापना की थी, जो एक द्वारकाधीश में है, एक जो है जोशी मठ में, जहाँ पर अभी आप देख रहे होंगे पहाड़ जो है उसमें दरारें आ रही है, एक श्रृंगेरी में पड़ता है और एक पुरी में पड़ता है। इसके अलावा जो 6 आस्तिक दर्शन हैं सनातन धर्म में, उसमें एक है मीमांसा दर्शन। तो शंकराचार्य मीमांसा दर्शन के विरोधी माने जाते रहे। इसका कारण क्या है कि मीमांसा दर्शन कर्मकांड पर जोर देता है और शंकराचार्य कर्मकांड का विरोधी थे। आपने एक डिबेट भी सुना होगा कि शंकराचार्य का जो शास्त्रार्थ हुआ था मिथिला में, वो भारती और मंडन मिश्र से। ठीक है, तो पहली बार वो हार के गए थे शंकराचार्य, और दोबारा जब वो तैयारी करके आए तो उन्होंने मंडन मिश्र को हराया भी था। उसके बाद मंडन मिश्र उनके शिष्य भी बन जाते हैं। तो शंकराचार्य से संबंधित मोटा मोटी इतनी बातें अगर आप तैयार कर लेंगे तो इससे संबंधित प्रश्न आपके नहीं छूटेंगे। देखिए, इसके अनुसार ब्रह्मा या आत्मा ही परम सत्य है। हमें जो है सत्य कथन को पहचानना है। तो हमने अभी देखा है कि इसके अनुसार ब्रह्मा और या आत्मा ही परम सत्य है, बात बिल्कुल सत्य है। इसमें जीवात्मा और ब्रह्म में कोई पृथक अस्तित्व नहीं है, बिल्कुल सही बात है। इसके प्रणेता जो है रामानुजाचार्य को माना जाता है, बिल्कुल ही गलत बात है। यानी कि यहाँ पर इसके जो प्रवर्तक हैं वो शंकराचार्य हैं। तो देखिए, कथन 1 और 2 ही इसमें सही है और कथन 1 और 2 किसमें संबंधित है, यहाँ से विकल्प ए से संबंधित है। ठीक है, तो इसका जवाब जो होगा वह ए हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं अगले प्रश्न के साथ। यहाँ पर सुमेलित कीजिए, यानी कि यूपीएससी इस ढंग के प्रश्न काफी पूछने लगी है, तो जरा इसे हम देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ कला का स्वरूप दिया गया है और यह दिया गया है कि वह किस क्षेत्र से संबंधित है। यानी कि सुमंग लीला क्या पश्चिम बंगाल से संबंधित है, ढोकरा कला क्या मणिपुर से संबंधित है, पिथौरा चित्रकला क्या उत्तराखंड से संबंधित है, और किन्नौरी शॉल की बात की गई है, क्या वह हिमाचल प्रदेश से संबंधित है।
यहाँ देखिए, आपको सत्य कथन पकड़ना है और सत्य कथन में क्या है, युग्म पहचानने हैं कि कितने युग्म सही हैं, 1 2 3 4 कितने युग्म सही हो जाएंगे। उससे पहले जो ये कला है, इन चारों कला के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, शुभंग लीला जो है मणिपुर से संबंधित है। सबसे पहले यहाँ ध्यान देना है, यानी कि 19वीं 20वीं शताब्दी में विकसित एक मणिपुरी नाट्य कला इसे कहा जाता है। मैतेई समुदाय के एक अनुष्ठान लाई हरोवा से यह प्रेरित है। यहाँ पर एक खास बात इस दोनों जगह पे देखिए कि अगर मान लीजिए इस नाटक में सभी कलाकार अगर महिला है तो उसमें किसी पुरुष पात्र का मतलब अभिनय किया जाना है तो महिला ही पुरुष का रोल लेगी। ठीक है, उसी जगह पर मान लीजिए कोई ऐसा नाटक है जिसमें जितने भी कैरेक्टर हैं वो सभी पुरुष हैं, लेकिन उस नाटक का डिमांड ये है कि कोई महिला कलाकार, महिला पात्र ऐसा होना है, तो पुरुष ही महिला का रोल लेते हैं। इस दोनों बात को ध्यान से समझ लीजिए। ढोकरा कला जो है वह झारखंड से संबंधित है। एक ढलाई कला, प्राचीन लुप्त मोम विधि यानी कि लॉस्ट वैक्स कास्टिंग का उपयोग इसमें किया जाता है। यह तांबे और उसकी मिश्र धातुओं या कांस्य जैसी अलौह धातु का इस्तेमाल करने के कारण विशिष्ट होता है। चलिए पिथौरा चित्रकला की बात करते हैं जो गुजरात और मध्य प्रदेश से संबंधित है। हजारों वर्ष पुराने गुफा चित्रों में भी इस कला शैली के दर्शन होते हैं। पिथौरा चित्रकला की बात की जाती रही है। यह चित्रकलाएं आदिवासियों के सामाजिक, सांस्कृतिक और पौराणिक जीवन एवं मान्यताओं के संबंध में जानकारी देती है। यहाँ आपने एक लाइन देखा होगा कि हजारों वर्ष पुराने गुफा चित्रों में, और फिर यहाँ आपने देखा होगा आदिवासियों के। तो आदिवासी जो रहा करते थे वो गुफाओं में रहा करते थे, तो गुफाओं में ही वो क्या करते थे, पेंटिंग बना दिया करते थे। भीमबेटका की गुफा के बारे में आप जानते ही हैं, जो मध्य प्रदेश में है। तो क्या करते थे, गुफाओं में पेंटिंग बनाते थे, जो प्राकृतिक रंग है उससे ही लाल या सफेद कलर कुछ ऐसा करके बना देते थे। तो इससे वो क्या पेंटिंग बनाते थे, तो उनका जीवन कैसा चल रहा है, शिकार से संबंधित उनका सामाजिक जीवन कैसा चल रहा है, इन सब बातों से, वो पशु का शिकार कैसे कर रहे हैं, ये सब चीज़ें वो वहाँ पर कलाकारी करते थे, पेंटिंग। तो आदिवासी का सामाजिक, सांस्कृतिक और पौराणिक जीवन क्या है, इन सब चीज़ों का पेंटिंग मिलता है। पिथौरा चित्रकला में 7 घोड़े विशेष महत्व रखते हैं। ये घोड़े उन 7 पहाड़ियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो राठवा समुदाय के निवास स्थान के चारों ओर मौजूद हैं। तो यह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। किन्नौरी शॉल जो है वह हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, यह भी इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। इसकी ज्यामितीय डिजाइन में ऐसे रूपांकन शामिल है जो आमतौर पर धर्मों और संस्कृतियों के प्रतीक है। इसके आधार के रंग प्राकृतिक अर्थात धूसर, काला, भूरा और सफेद हैं तथा इसके अलंकरण के रंग नारंगी, नीला, हरा आदि है। इन शॉलों को अधिकांश 2 भागों में बुना जाता है। इन भागों को फिर व्यापक रूप से हाथ की सिलाई के माध्यम से केंद्र में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो यह 4 विकल्प हमने इस 4 विकल्प पे ध्यान दे करके इसकी व्याख्या कर ली है। अब चलते हैं हम उस प्रश्न की ओर। ठीक है, यह प्रश्न आपको ध्यान में होगा। तो देखिए, शुभंग लीला क्या पश्चिम बंगाल से संबंधित है, तो आप जानते हैं कि यह बिल्कुल गलत है। ढोकरा कला मणिपुर से संबंधित नहीं है। पिथौरा चित्रकला आप जानते हैं कि हमने पहले ही बात किया है कि ये गुजरात और मध्य प्रदेश से संबंधित है, तो ये उत्तराखंड से नहीं है। किन्नौरी शॉल फिर हमारे पास बचता है, तो बिल्कुल किन्नौरी शॉल जो है हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा इस बार के लिए। ठीक है, तो इसमें जो कथन सत्य है कि कितने युग्म सही है, तो हम देख रहे हैं कि केवल चौथा वाला युग्म सही है, यानी कि हमारे पास विकल्प 1 में है कि केवल 1 युग्म सही है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को हमने देख लिया, यानी कि 2 टॉपिक यहाँ हम कवर कर चुके हैं। अब हम तीसरे प्रश्न पे आते हैं। ये लीजिए तीसरे प्रश्न, रंपा विद्रोह। और मैं यदि कहूँ कि इस बार प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए यह टॉपिक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप बिल्कुल मेरी बातों को आंख मूंद करके मान लीजिए, क्योंकि रंपा विद्रोह जो है इस बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। या तो ये यहाँ पूछा जा सकता है आर्ट एंड कल्चर में, या फिर हिस्ट्री वाले सेगमेंट में, मतलब मिला जुला करके इसकी जो संभावना है पूछने की वह बहुत ज़्यादा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, RR मूवी आपने देखी होगी, अभी आप देखेंगे, मैं बताऊँगा, RR मूवी से ये संबंधित हो जाएगा। ठीक है, RR मूवी को अभी ऑस्कर मिला था बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए, ऐसा कुछ। तो आपको इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि अब यह चर्चा का विषय हो गया है, रंपा विद्रोह। चलिए अब इस पर चर्चा कर लेते हैं कि क्या है यह विद्रोह। आदिवासी किसानों द्वारा स्थानांतरण खेती, स्थानांतरण खेती को क्या कहते हैं, झूम खेती। आप इसे पढ़े होंगे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है,
तो यह झूम खेती यानी कि आदिवासी समुदाय एक जगह जाके खेती किए, फिर वहाँ जब भूमि 3-4 साल खेती करने के बाद बंजर हो जाती है, उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है, फिर वो दूसरे जगह जाते हैं, फसल की कटाई करते हैं, जलाते हैं और फिर वहाँ पर भूमि पर फसल उपजाते हैं। तो इस तरह से शिफ्टिंग कल्चर होता है, कल्टीवेशन होता है। ठीक है, तो ऐसा मैंने एक बार पढ़ाया भी था आपको, तो ध्यान होगा। तो यहाँ पर स्थानांतरण खेती को अवैध घोषित करने तथा जबरन अवैतनिक श्रम के विरोध में किया गया था। यह विद्रोह अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम इसके दो प्रमुख नेता थे। यही ध्यान देना है। देखिए, अल्लूरी सीताराम राजू जो थे, ये यहाँ पर आप जो आरआर मूवी देखे होंगे तो रामचरण जो एक्टर हैं वो इनका रोल कर रहे थे, और कोमाराम भीम का जूनियर एनटीआर। मैं इसीलिए लिख देता हूं कि आपको पूरी तरह से फिर याद हो जाएगा। ठीक है, यह विद्रोह 1880 के दशक में केरल में हुआ था। ठीक, तो यह तो पूरा स्टेटमेंट हो गया, और इसके आधार पर यहां ध्यान देना है, कथन असत्य है, यह सत्य है नहीं है, तो जल्दीबाजी में पढ़ के नहीं निकल लेना। यहां करना है कि इस कथन, इन जितने भी कथन है उसमें से कौन सा असत्य है उसका विकल्प चयन करना है। तो आगे बढ़े, चलिए रंपा विद्रोह के बारे में सबसे पहले कुछ चीजें समझ लेते हैं फैक्चुअल। अगस्त 1922 से लेकर के मई 1924 तक का इसका समय माना जाता है। अन्य नाम इसका मन्यम विद्रोह कहा जाता है। तो यदि आपसे मन्यम विद्रोह पूछ ले तो आप बिल्कुल भी मत घबराना। आदिवासी विद्रोह इसे कहा जाता है, चूंकि आदिवासी समुदाय के द्वारा किया गया। क्यों किया गया था? तो मद्रास वन अधिनियम 1882 के तहत औपनिवेशिक शासन द्वारा पोंड खेती यानी कि उस भाषा में, वहां की तेलुगु भाषा में पोंड खेती इसे कहते हैं, जिसे हमने शिफ्टिंग कल्टीवेशन आपको कहा। ठीक है, अवैध घोषित कर दिया गया था। यह एक वन अधिनियम लाया गया था और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अवैध कर दिया गया था, और फिर इनसे कहा था कि आप जो है जबरन इनसे श्रमिक का काम कराया जाने लगा। ठीक है, स्थानीय लोगों के लघु वनोपज एकत्र करने के अधिकारों को भी छीन लिया गया था। आदिवासियों को अवैतनिक श्रम में लगाया जाता था। अल्लूरी सीताराम राजू ने लोगों को जागरूक करते हुए यहाँ पर उन लोगों से विद्रोह का नेतृत्व भी ये करते हैं आदिवासी समुदाय के लिए, और ये जो अधिनियम है उस अधिनियम के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार करते हैं। आप यह जो जल, जंगल और जमीन, ठीक है, ये जो डायलॉग सुनते होंगे दरअसल इसी आंदोलन से ही निकला हुआ है। ठीक है, तो हम ये अब आते हैं इस स्टेटमेंट पे। यह विद्रोह आदिवासी किसानों द्वारा स्थानांतरित खेती को अवैध घोषित करने तथा जबरन अवैतनिक श्रम के विरोध में किया गया था। यह आपका स्टेटमेंट है। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि यही किया गया था। अब देखिए, अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम इसके प्रमुख नेता थे। यहां ध्यान देना है कि अल्लूरी सीताराम राजू तो इसमें थे शामिल, लेकिन कोमाराम भीम इसमें शामिल नहीं थे। ये दोनों समकालीन ही माने जाते हैं, लेकिन ये नहीं, ये आंध्र प्रदेश में रहा करते थे, मतलब अभी जो का जो हिस्सा है। तो यह स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, यह विद्रोह 1880 के दशक में केरल में हुआ था। ध्यान रखना है, केरल में नहीं हुआ था, यह केरल का मामला है ही नहीं। तो इसमें क्या है, दो कथन असत्य हो गया, ये वाला दोनों असत्य हो गया, और हमें पहचानना है असत्य कथन को। तो हम देखेंगे कि पहला सत्य है तो पहला इसमें भी है, खत्म, पहला इसमें भी है, गया। उपरोक्त सभी कहता है असत्य है, ऐसा नहीं है। अब देखना है 2 और 3, तो 2 और 3 बी में है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी। तो इस तरह से हमने 3 टॉपिक के 3 प्रश्नों को देख लिया। अब हम देखते हैं चौथा, दादा भाई नौरोजी निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? दादा भाई नौरोजी जो थे, जो स्वतंत्रता आंदोलन का शुरुआती चरण था, उसमें एक प्रमुख लीडर के रूप में इन्हें माना जाता रहा है। तो दादा भाई नौरोजी से संबंधित कुछ बातें हैं। धन निकासी का सिद्धांत इन्होंने दिया, मतलब आपको तय करना है कि किन चीज़ों से संबंधित थे। बॉम्बे एसोसिएशन की बात की गई है, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन और राष्ट्र गुफ्तार पत्रिका। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य है? अब चलिए इनके बारे में कुछ डिटेल जानते हैं। दादा भाई नौरोजी के बारे में किया 1892 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति थे। ध्यान रखना है इस बात को। वर्ष 2022 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में उनके चुने जाने की 130वीं वर्षगांठ मनाई गई थी, इसीलिए यह पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इनके द्वारा प्राप्त की गई कुछ उपलब्धियां हैं। उन्होंने धन की निकासी का सिद्धांत, जब आप
पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, तब आप मॉडर्न हिस्ट्री के शुरुआती चरण में ही इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो धन की निकासी का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। उन्होंने भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की विस्तृत आर्थिक आलोचना की थी। वे बॉम्बे एसोसिएशन 1852 के सक्रिय सदस्य थे। यह पश्चिमी भारत में राजनीतिक मुद्दों पर विचार करने वाला पहला संघ हुआ करता था। तो उन्होंने ईस्ट इंडियन एसोसिएशन 1867 की स्थापना भी की थी। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 के संस्थापकों में से एक थे। मैंने आपको कहा था कि शुरुआती चरण में जब स्वतंत्रता आंदोलन था तो इसके वे एक अग्रणी नेता थे, और जो कांग्रेस देखते हैं उसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में। उसके एक संस्थापक सदस्य में ये भी थे। वे राष्ट्रगोप्तार पत्रिका के संस्थापक संपादक ही हुआ करते थे। प्रमुख कृतियां पॉवर्टी ऑफ इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह था। अब चलते हैं स्टेटमेंट पे कि स्टेटमेंट क्या था, उसके आधार पे बात कर लेते हैं। अब देखिए, निम्नलिखित किससे संबंधित है और सत्य कथन आपको जानना है। तो धन निकासी का सिद्धांत इन्होंने दिया था, बिल्कुल दिया था। बॉम्बे एसोसिएशन से संबंधित थे, सही बात है। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन से भी संबंधित थे और इसके तो प्रधान संपादक ही थे। तो चारों ही स्टेटमेंट सही है। तो उपरोक्त सभी यानी कि डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो 4 प्रश्न के माध्यम से हमने 4 टॉपिक को कवर कर लिया। अब 5वें टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। कुछ कथन दिए गए, इस पर विचार करना है और यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो और इसमें सत्य कथन को पहचानना है। बौद्ध धर्म ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखते हैं, ठीक है। थेरवाद जैन धर्म से संबंधित एक संप्रदाय है। जैन धर्म आत्मा और ईश्वर दोनों को स्वीकार करता है। महायान संप्रदाय ने संस्कृत भाषा को प्रमुखता दी। यह 4 स्टेटमेंट दिया गया है। इस 4 में क्या सही है, इसका जवाब हमें ढूंढना है। चलिए इससे जुड़े हुए कुछ तथ्य समझते हैं। तो सबसे पहले बौद्ध धर्म से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण स्थल को जानते हैं। आप जानते हैं गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान था वह लुम्बिनी था, ठीक है। और बोध गया जो बिहार में पड़ता है, यहाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और सारनाथ में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के बाद पहला उपदेश दिया था। कुशीनगर जो है वहाँ इनकी महापरिनिर्वाण इनका हुआ था। महत्वपूर्ण बौद्ध संप्रदाय कौन है? हीनयान और महायान की बात की जाती रही है। तो हीनयान क्या है? रूढ़िवादी संप्रदाय माना जाता रहा है, ठीक है। और मूर्ति पूजक ये नहीं होते हैं और इन्होंने पाली भाषा का प्रयोग किया। और महायान जो है उदारवादी संप्रदाय माना जाता है, यह रूढ़िवादी नहीं है। बुद्ध और बोधिसत्वों के ईश्वरत्व में ये विश्वास रखते हैं। ये मूर्ति पूजक होते हैं और संस्कृत भाषा का इन्होंने प्रयोग किया। बौद्ध धर्म के कुछ सिद्धांत हैं, उसे समझिए। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का केंद्र 4 आर्य सत्य होता है। अष्टांगिक मार्ग की बात की गई है, जिसमें मध्यम मार्ग दुखों के उन्मूलन के लिए महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित किया था और इसमें ईश्वर में विश्वास नहीं है। चलिए, थेरवाद की बात की गई है तो हीनयान का ही एक यह क्या है? उपसंप्रदाय है। ध्यान रखिए, क्लेश का अंत और निर्वाण की प्राप्ति इसका मुख्य लक्ष्य है और पाली भाषा का प्रयोग इन्होंने भी किया। देखिए, हीनयान का ही एक उप संप्रदाय है, तो हीनयान ने भी पाली भाषा का प्रयोग किया था, इसलिए यहाँ पर भी आपको पाली भाषा का प्रयोग दिखेगा। और व्रजयान, यह तांत्रिक बौद्ध भी इसे कहते हैं, यह महायान का उप संप्रदाय है। ब्राह्मणवादी जो अनुष्ठान होता है, जो सनातन धर्म में होता है, यानी कि वेद आधारित बातें, उस पर यह विश्वास करते हैं। और मुख्य आराध्य इनकी कौन है? तारा देवी। शास्त्रीय तिब्बती भाषा का प्रयोग इनके द्वारा किया जाता है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। महायान का यह एक उप संप्रदाय है। अब देखिए, यहाँ पर जो है महायान वह किस भाषा का प्रयोग कर रही है? संस्कृत का। हीनयान पाली का प्रयोग कर रही है, तो उसकी जो उप संप्रदाय है थेरवाद, वह भी पाली का प्रयोग कर रही है। लेकिन यहाँ पर व्रजयान जो है महायान का उप संप्रदाय है, लेकिन यह संस्कृत भाषा का प्रयोग ना करके शास्त्रीय तिब्बती भाषा का प्रयोग कर रही है। तो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट कर लेना है, मन में क्लियर रहना है। यहाँ बौद्ध साहित्य जो कुछ महत्वपूर्ण रहे उनको समझ लीजिए। विनय पिटक की बात की गई है, तो संघ में अनुशासन संबंधित जो नियम बनाए गए थे उसकी चर्चा विनय पिटक में है। और सुत्त पिटक की जो बात की गई है, बौद्ध के उपदेशों का संग्रह जिस पुस्तक में है, सुत्त पिटक।
और अभिधम्म पिटक में बौद्ध सिद्धांतों की व्याख्या जो की गई है वह अभिधम्म पिटक है। तो यह तो हो गया बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ जानकारी। अब उसके आधार पे हम इस प्रश्न का जवाब ढूंढेंगे और यहाँ सत्य ढूंढना है कि सही कथन कौन है। देखिए, बौद्ध धर्म ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखते थे, क्या यह सत्य है? तो बिल्कुल सही बात है। थेरवाद जैन धर्म से संबंधित एक संप्रदाय है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। थेरवाद जो है बौद्ध धर्म से ही संबंधित है और हीनयान की एक उप संप्रदाय है, ध्यान रखना है। जैन धर्म जो है आत्मा और ईश्वर दोनों को स्वीकार करता था, बिल्कुल सही बात है। और महायान संप्रदाय संस्कृत भाषा का प्रमुखता दिया, इन्होंने संस्कृत भाषा का प्रयोग किया, बिल्कुल सही बात है। यानी कि सत्य कथन देखें तो 1, 3 और 4 सत्य है। तो ऐसा कहाँ मिलता है? 1, 3 और 4 देखिए इधर मिलता है, यहाँ पर विकल्प ए में। तो इस तरह से इसका विकल्प ए ही जो है सही है। तो हमने 5 प्रश्नों को समझ लिया है और इसके हिसाब से हम 5 टॉपिक को भी कवर कर लिए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपको इससे संबंधित यह जो पूरा जो पीपीटी है और यह पूरा आपको संस्कृति आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो इसलिए परेशान नहीं होना, यदि आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए या लिख नहीं पाए तो परेशान होने की बात नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर 5 प्रश्न के साथ 5 टॉपिक के साथ आपके क्विक रिवीजन कराने फिर से हम आएंगे। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।